नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। ड्रग्स क्रूज केस शुरू हुआ था आर्यन खान की गिरफ्तारी से, मगर ये आगे जिस तरफ से बढ़ रहा है और जिस ओर बढ़ रहा है उसमें बेशुमार राजनीति है। नवाब मलिक ने सबसे पहले वान खेड़े के विरुद्ध मोर्चा खोला और अब उनकी सीधी लड़ाई महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हो गई। फडणवीस मलिक के दामाद को निशाना बना रहे हैं, नवाब मलिक उनके बेटे और पत्नी को निशाना बना रहे हैं। मतलब यूं आप समझ लीजिए कि सब कुछ गोलमाल है, सब गोलमाल है। उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है, बम तो फूटेगा। देवेंद्र जी ने ये कहा कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं। नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है? किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। बंबई में सियासत नहीं, पिक्चर चल रही है, पिक्चर। इसमें पार्टी की रंगीनियां हैं, ड्रग्स का कारोबार है, हीरो का बेटा है, मंत्री हैं, कुछ गुर्गे हैं, ड्रामा है, इमोशन है, एक्शन है, डायलॉग बाजी है। कहा ना, सियासत नहीं, पिक्चर चल रही है। तो लिखे होंगे सदी के सबसे शानदार संवाद सलीम जावेद, कादर खान, सलील चौधरी या गुलजार ने, लेकिन जो डायलॉग बाजी नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस के बीच चल रही है, वो सियासत से ज्यादा सिनेमा को अपने साये में समेटे है। कल दिवाली के बाद बम फोड़ने वाली बात फडणवीस ने की थी, आज संवाद के जवाब में संवाद आया है, नवाब साहब का जवाब आया है। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। देवेंद्र जी ने ये कहा कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है, 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। शोले में सलीम जावेद ने लिखा था, तुम एक मारोगे हम चार मारेंगे। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही मामला है। कल फडणवीस ने नवाब मलिक के दामाद को निशाना बनाया था, आज नवाब मलिक ने फडणवीस के भाई को निशाना बनाया है। 15 लाख की टेबल वाली पार्टी पर आरोप लगाए हैं, 15 करोड़ की पार्टी पर आरोप लगाए हैं। मानो एकदम राजकुमार स्टाइल में कह रहे हो कि कोई उनसे दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं और दुश्मनी करता है तो तारीखें बन जाती हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री नवाब मलिक, इनके साथ रहने वाले उनके जवाई, इनके घर में गांजा अगर या इनके पास गांजा अगर मिलता है तो इस रेशियो से पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यही ड्रग्स की किनपिन होनी चाहिए। और देवेंद्र जी, आप शायद भूल गए कि जिस दिन आपका 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था, उसी दिन एक प्रेस में मैंने कहा था कि नकली देवेंद्र कौन घूम रहा है शहर में। आपको चेताया था मैंने। आपका भाई शहर में होटलों में क्या कर रहा था उसकी जानकारी हमने दी थी। आप जब चिंबूर वालों के घर पे जाते थे, हमने आपको चेताया था एक बार कि यहां मत जाइए। हमने कभी व्यक्तिगत वेंडेटा की राजनीति नहीं की। नवाब मलिक ने फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के साथ ड्रग पेडलर की तस्वीर ट्वीट कर गंभीर आरोप लगाए थे। जवाब में अमृता फडणवीस ने मलिक के तौर तरीकों पर सवाल खड़े किए थे। आज मलिक ने इसका भी जवाब दिया। पहले सिर्फ मेरा फोटो और वो उनका नाम क्या, जयदीप राणा का फोटो आगे आया, इनका इनसे रिलेशन क्या, क्वेश्चन मार्क। ये तरीका होता है
क्या रिलेशन है। नवाब मलिक तो खुद को बचाने कई बार फोन उठाते हैं, फोन उठा के पूछ लेते थे, बता देते थे क्या रिलेशन है। कुछ लोग ये शोर मचा रहे हैं कि महिलाओं तक ये पहुंच रहे हैं। पिछले लगभग 26 दिन में 2 महिलाओं के अलावा मैंने किसी की मां, बहन, बहू, बेटी या किसी भी महिला को लेके कोई भी आरोप या उनका उल्लेख नहीं किया। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर भी इल्जामों की नई किश्त जारी की है। उन पर हजारों करोड़ की उगाही का आरोप लगाया। उनकी ईमानदारी के दावे पर जबरदस्त तंज भी कसा। सारी चीजों को, ये जो गलत चीजें हो रही है उसके एक एक सबूत हम रखेंगे। अभी तो उगाही का धंधा हो रहा था, ये स्टैब्लिश हो रहा है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, हमें लगता है एक बार वानखेड़े गिरफ्त में आ गया तो लोग खुलकर सामने आएंगे। ये सारी तस्वीरें देख लें, जूते देख लें। लू विटॉन का जूता 2-2 लाख रुपए का है, जूते बदलते रहते हैं। बर्बरी के शर्ट आप देखेंगे जो 50,000 से ऊपर शुरू होता है। टी शर्ट आप देखेंगे जिसकी कीमत 30,000 से शुरू होती है। घड़ियां रोज बदलती है जो 20 लाख से उसकी बिगिनिंग है और 1 करोड़ तक की घड़ी आती है। ईमानदार अफसर का ये पहरावा, ईमानदार अफसर का ये रहन सहन। समीर वानखेड़े के महंगे कपड़े, जूते और घड़ियों को लेकर नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन ने सफाई दी है। वो एक अफसर है जो 2 साल में एक बार पेपर पे लिखते हैं कि उसको क्या खरीदना है। वो मतलब वो टैक्स पे करके वो सुबह से शाम तक जो गलत है उसके लिए लड़कर अपने आप पे वार होते हुए, अब उसके खून देखे हैं मैंने, उसकी फटी हुई शर्ट, तो उसका वो हक भी नहीं है कि वो अच्छे कपड़े पहन सके। आप कल पूछोगे कि एक इंसान डाइट क्यों करता है, आप एक इंसान अपनी तबीयत का ध्यान क्यों देता है। मतलब हमको जलना चाहिए, हमको मरना चाहिए, हमको बुरा देखना चाहिए। अब देखना यह है कि देवेंद्र फडणवीस अंडरवर्ल्ड से नवाब मलिक के कथित कनेक्शन को लेकर खुलासों का बम दिवाली से पहले फोड़ते हैं या उसके बाद। आज तक ब्यूरो। इधर ड्रग्स केस पर राजनीति धधक रही है तो उधर 100 करोड़ की वसूली वाला मामला भी महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के ही गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख अब गिरफ्तार हो चुके हैं, ईडी की रिमांड पर हैं। बीजेपी इसे न्याय की लड़ाई कह रही है, आघाड़ी सरकार कह रही है कि ईडी का गलत इस्तेमाल है। एक वो भी समय था जब इन गलियों से गुजरते वक्त अनिल देशमुख के चेहरे पर रुआब हुआ करता था, लेकिन आज चेहरा बुझा हुआ है, पेशानी पर बल है, तनाव की सिलवटें साफ समझ आ रही हैं। ईडी के सामने 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद अनिल देशमुख को वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने अनिल देशमुख को 6 दिन की रिमांड में ईडी के पास भेज दिया। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख को संदिग्ध बना दिया है। सीएम उद्धव ठाकरे को भेजी चिट्ठी में परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि गृह मंत्री रहते अनिल देशमुख हर महीने सचिन वाजे के जरिए 100 करोड़ का वसूली रैकेट चलाते थे। इसके साथ ही देशमुख पर यह भी आरोप भी लगाया गया था कि वो पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के एवज में पैसा लेते हैं। ईडी ने एपीआई सचिन वजय के बयान को देशमुख की गिरफ्तारी का आधार बनाया है, मगर अनिल देशमुख के वकील इस आधार को ही खारिज कर रहे हैं। सचिन वाजे जैसे 10,000 एपीआई मुंबई पुलिस फोर्स में है, क्या वो लोग होम मिनिस्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं? क्या वो हायरार्की में आते हैं? क्या नहीं, उस पैटर्न में फिट नहीं बैठते हैं? तो कभी भी कहीं से भी होम मिनिस्टर ने किसी भी एपीआई लेवल के ऑफिसर को बुलाया नहीं है और देशमुख साहब ने कभी भी किसी को कॉल नहीं किया है और कोई कॉल डिटेल्स अवेलेबल नहीं है और ना ही उनके ऑफिशियल रेजिडेंस से कोई कॉल गया है। इस प्रकार के कोई भी एविडेंस जो सचिन वजह क्लेम कर रहा है, ऐसे कोई भी एविडेंस आज भी रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है और ये सफेद झूठ है। उधर इस मामले पर मचे सियासी घमासान में एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ है एनसीपी और शिवसेना। वसूली कितनी होती थी
एक बताया गया कि हर महीने में 100 करोड़, तो ये वसूली होती थी कहाँ जाती थी। तो मुझे लगता है कि यह पैसा अल्टीमेटली तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना में आधा जाता था, आधा एनसीपी शरद पवार के पास जाता था। अब ये सब लिंक आगे बढ़ेगी। अनिल देशमुख ये एनसीपी को पैसे पहुंचाते थे, तो वसूली का पैसा शिवसेना की ओर से हिसाब अनिल परब रखता था। तो अब जांच नेक्स्ट अनिल परब की ओर आगे बढ़ेगी। इतनी जल्दबाजी क्या थी? आपने पूरी जांच कर बिठाकर उनको अरेस्ट कर दिया। उनसे पूछताछ कितनी होगी, क्या होगी, मैं उसका डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस आधार पर ये अरेस्ट हुआ है, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, वो कहाँ है? देश की सीमा पार कर कोई प्रदेश जाता है, विदेश जाता है, तो उसके लिए जरूर केंद्रीय सरकार की उनको मदद मिली। जो खेल बंगाल में शुरू हुआ था वही खेल महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की सरकार नेताओं को बदनाम करने का। तो दल बदल कराना, सरकारें गिराना, ये राजनीतिक खेल सारी एजेंसियों के जरिए किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार इस सारे खेल से ये डरने वाली नहीं। देशमुख अब तक ईडी के सामने पेशी से बच रहे थे। जब उनके पास सारे कानूनी विकल्प खत्म हो गए, तब कल दोपहर 12 बजे वो ईडी के सामने पेश हुए। वहीं इससे पहले एक वीडियो जारी कर उन्होंने पूछा कि आरोप लगाने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह कहां गायब हैं। मेरे ऊपर जो मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर थे परमवीर सिंह, उन्होंने जो आरोप किए, वो परमवीर सिंह आज कहां है? अनिल देशमुख उद्धव सरकार के तेज तर्रार मंत्रियों में शुमार होते थे। वो एनसीपी के कद्दावर नेता रहे। उनकी गिरफ्तारी एनसीपी ही नहीं, महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। मुनीश पांडे के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। आज अलग अलग राज्यों में लोकसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 29 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं। इन परिणामों ने किसी के दिल को दुखाया है, किसी दल को जीत की खुशी दी है, तो किसी के हिस्से में करारा झटका आया है। कहीं खुशी है, कहीं गम है, मगर कई लोगों के लिए ये परिणाम संभावनाओं की तलाश के तौर पर भी हैं। देखिए किसके हिस्से क्या आया, कहां खुशी कहां गम है। तीन लोकसभा और अलग अलग राज्यों की 29 विधानसभा के नतीजे जनता के सामने हैं। नतीजों के बाद कोई जीत का जश्न मना रहा है, कोई हार की वजह गिना रहा है। किसी के लिए विजय पीएम मोदी की योजनाओं का नतीजा है और कोई इन नतीजों को विपक्ष की संभावनाओं का नया द्वार बता रहा है। विश्लेषण तो सभी के अपने अपने हैं, लेकिन उपचुनाव में कुछ नतीजे ऐसे रहे जिन पर पार्टियों को गहन विश्लेषण की जरूरत होगी। और इस कड़ी में सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की, जहां की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में सत्ताधारी बीजेपी के हाथ कुछ नहीं आया, तो सीएम जयराम ठाकुर ने सीधे हार का ठीकरा महंगाई से जोड़ इसे ग्लोबल इशू बता दिया। कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और महंगाई मुद्दा थी और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई और इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने प्रमुख रूप से ये करने की कोशिश की। लेकिन ये भी बात सत्य है कि महंगाई सिर्फ हिमाचल में बढ़ी, ऐसा नहीं है, ग्लोबल इशू है। बीजेपी को एक और झटका हरियाणा में भी लगा, जहां की एलानाबाद सीट पर जीत अभय चौटाला के खाते में आई, तो सरकार के मंत्री अनिल विज ने अलग ही दलील देकर इसे नैतिक हार बता दिया। जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने त्याग पत्र दिया और दोबारा चुनाव लड़ा, अगर उस मुद्दे में दम होता तो उनकी वोटें भी बढ़नी चाहिए थी, उनका मार्जिन भी बढ़ना चाहिए। बिहार की 2 सीटों पर लालू यादव के प्रचार ने असर तो दिखाया, लेकिन असर इतना नहीं हुआ कि कुशेश्वर स्थान सीट पर विजय दिला सके और हार हुई तो पार्टी की अंदरूनी तकरार फिर से सामने आ गई। संगठन में जैसे जगतानंद सिंह हो गए, सुनील सिंह हो गए, संजय हो गए, ये सब पार्टी को पूरे तरीके से हरवाने का काम किए हैं और पार्टी को बर्बाद करने का काम किए हैं, जिसका नतीजा है कि आज तेजस्वी को हार का सामना करना पड़ रहा है। आरजेडी के इस घमासान के बीच जेडीयू को भी ये कहने का मौका मिल गया कि एनडीए का विकल्प
दूर दूर तक नहीं। उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए का राष्ट्रीय स्तर पर अभी कोई विकल्प नहीं है। ज्यादातर सीटें पुनः एनडीए के हिस्से में आएंगी। उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए एमपी से अच्छी खबर लेकर आए तो सीएम शिवराज ने इसे पीएम मोदी की योजनाओं का असर बता दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी के प्रति श्रद्धा, स्नेह, प्यार और विश्वास जनता का, ये भारतीय जनता पार्टी की असली पूंजी है और इस पूंजी के बल पर हम बार बार विजय प्राप्त करते हैं। उधर दादर नगर हवेली सीट पर शिवसेना जीत का मिली पार्टी ने चलो का नारा दे दिया। दादरा नगर हवेली के माध्यम से वो दरवाजा खुल गया है। हम गोवा में चुनाव लड़ेंगे। आदित्य ठाकरे जी खुद वहाँ ध्यान दे रहे हैं गोवा में। हम यूपी की तैयारी भी करेंगे। दादरा नगर हवेली ये गुजरात की बॉर्डर का एक केंद्र शासित प्रदेश है। महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है। दक्षिण गुजरात में हमने कुछ सीटों के ऊपर काम शुरू कर दिया है। शिवसेना के इस नारे की राह में ममता दीदी भी हैं, जिन्होंने बंगाल की 4 सीटों के उपचुनाव में अपना डंका फिर से बजा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बिहार की दोनों सीटों पर आरजेडी की हार हुई और इस हार के बाद हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने तेजस्वी यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की। तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर दोनों जगह आरजेडी चुनाव हार गई है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तेजस्वी यादव। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह रही जो चुनाव में हार मिली। काफी कोशिश की थी इन दोनों सीटों पर आपने। दोनों सीटें जो है जेडीयू की रही हैं। हम लोगों ने बहुत ही कड़ा मुकाबला दोनों जगह दिया है और हम लोगों की कोशिश रही कि मुद्दे पे चुनाव हम लोग लड़े। कुशेश्वर स्थान में जो है सिंपैथी मिला लोगों को, जेडीयू के प्रत्याशी को, लेकिन हमारी कोशिश रही बेरोजगारी, महंगाई, इन सारे विषयों को हम रखे जनता के बीच और जनता ने जनादेश दिया, इसका हम लोग सम्मान करते हैं। आप कुशेश्वर स्थान के लिए पहले ही कल आ गए थे। आपको शंका थी कि यहाँ पे कुछ हो सकता है गड़बड़ी? हमने तो बात आज रख ही दिया। तो लगता है गड़बड़ी हुई या फिर निष्पक्ष तरीके से हुआ है काउंटिंग? प्रक्रिया के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। तारापुर पे कम संख्या मार्जिन से आप लोग की हार हुई है। हाँ, लास्ट बॉल था। देखते रहिए आज तक।